अस्सलाम वालेकुम। अभी वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। ओके, साइटोप्लाज्म एज यू नो के साइटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास ऑर्गेनेल्स पड़े हुए होते हैं। और जो है साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन जैसे उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं उस मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म हो जाता है। अब हम आते हैं ऑर्गेनेल्स पे। ऑर्गेनेल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं साइटोप्लाज्मिक में? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं और पेरोक्सीसोम्स होते हैं। अब हम पहले बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सबसे पहले होते क्या हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ट्यूबुलर और फ्लैट वेसिकल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं नियर द न्यूक्लियस। ये इनकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो इस वाले पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें बताई हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इनकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और जो इनकी वॉल होती है वो भी लिपिड बाय लेयर इन द नेचर होती है। सही है। और फिर हमारे पास एज जैसे सेल मेम्ब्रेन में था इसी तरह ये यहाँ पे है। और नंबर दूसरा इसमें कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, खासतौर पर लिवर में एज कम्पेयर टू सेल मेम्ब्रेन 30 to 40 टाइम। ओके, अब हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स के अराउंड जो होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक ट्यूबुलर मैट्रिक्स होता है। सही है। और फिर हमारे पास ये और यहाँ बता रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो न्यूक्लियर के जो मेम्ब्रेन होती है ना उनके साथ अटैच्ड होता है। तो मैं आपको अब इसकी जो है वो फिगर दिखा देती हूँ। एज ये हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। सही है। ये हमारे पास यहाँ पर इन्होंने नहीं क्लियर दिखाया हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ कि जो हमारे पास सेल होते हैं और सेल इसकी न्यूक्लियर की समझें कि ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है। सॉरी, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है। ये यहाँ से ऐसे होगी, यहाँ से ऐसे होगी और यहीं से ऐसे जो है हमारे पास कौन, ये लाइसोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसी मतलब कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि द स्पेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज कनेक्टेड द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ये हो गया। फिर हमारे पास जो है कहते हैं सबस्टेंस जो अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट के हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। और नंबर सेकंड हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप सबको इंटरमीडिएट के लेवल से पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं हमारे पास। इनको प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसके बने हुए होते हैं? आरएनए के और प्रोटीन के। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दिखाया गया है, उसमें हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दिखाया है और ये स्मूथ। ये जो ऊपर ब्लैक ब्लैक से डॉट्स से हैं ये ग्रैनुलर हमारे पास क्या है, आरएनएस हैं, वो राइबोसोम्स हैं। सही है। और अग्रैनुलर जो हमारे पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, उनके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स वगैरह या कोई चीज़ जो है वो अटैच नहीं होती है। अब हमें पता चल गया कि वो ग्रैनुलर थे, उनके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। अब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है या अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, वो हमारे पास क्या करवा रहे होते हैं, वो हमारे पास लिपिड की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं, स्पेशली फॉस्फोलिपिड की और कोलेस्ट्रॉल की। यहाँ इन्होंने ऑर्गेनेल्स में इसके अंदर सिर्फ इतना बताया हुआ है, आगे मैं फंक्शंस में जाके आपको इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। ये रहे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस क्या हैं। सही है। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सबसे पहले तो अच्छा, तो अब हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन सबसे पहले मैंने पीछे भी बता दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन्स बनाते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है वो साइटोसोल में जो है वो चले जाते हैं डायरेक्ट, और जो है कुछ जो है वापस हमारे पास लाइसोसोम, उसमें सॉरी बात पर लाइसोसोम निकल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में रह जाते हैं। और फिर हमारे पास आ जाते हैं सिंथेसिस ऑफ द लिपिड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास लिपिड की सिंथेसिस करवाता है, खासतौर पे फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। और हमें पता है फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल किस में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में। ये अपनी सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस खुद ही अपनी सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में कुछ इस्तेमाल करता है, कुछ वेसिकल्स बनाने में, और जो वेसिकल्स दोबारा फिर कहाँ चले जाते हैं, गोल्जी अपरेटस में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और फिर अदर फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ जाए तो आप ये 5 भी लिख दें या 6 भी लिख दें तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लाइक कंट्रोल करवाता है,
ग्लाइकोजन कन्वर्जन को जब ग्लूकोज में जब बॉडी को नीड होती है। नंबर दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। नंबर तीसरा प्रोटीन सिंथेसिस में। नंबर तीसरा लिपिड सिंथेसिस में। और जो है नंबर 5वां लाइसोसोम फॉर्मेशन में और मैकेनिकल सपोर्ट में। यही ये एडिशनल फंक्शंस यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, सेम ही लिखे हुए हैं। सही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो होता है वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरह ही दिख रहा होता है तकरीबन, वो भी न्यूक्लियस के पास में होता है लेकिन अपोजिट साइड में। और फिर बता रहे हैं ये अग्रेनुलर होता है, लेकिन देखिए अग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरह होता है। 4 और मोर स्टैक लेयर ऑफ द थिन फ्लैट इनक्लोज वेसिकल लाइंग नियर ऑफ द न्यूक्लियस एज सेम एज जैसे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पड़ा था, इसी तरह ये होता है। और जो है सिक्रेटरी सबस्टेंस में ज़्यादा होता है क्योंकि इस सिक्रेटरी सबस्टेंस का काम ज़्यादा है, लाइक पेनक्रियाज वगैरह में। अच्छा मैं यहाँ पर आपको दिखाने आई थी, हमारे पास जैसे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और ये हमारे पास क्या है, गोल्जी बॉडीज़ हैं। अब हमारे पास देखें ये भी न्यूक्लियस के पास है, ये भी ट्यूबुलर हैं और ये फ्लैट हैं, ये भी ट्यूबुलर हैं, फ्लैट हैं। तो ये ज़्यादातर किसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिजेंबल कर रहा होता है। हमारे पास क्या गोल्जी एपरेटस। सो हमारे पास जो गोल्जी एपरेटस के जो फंक्शंस हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो हमारे पास जो है वेसिकल्स आ रहे होते हैं वो फर्दर जो है गोल्जी एपरेटस में आते हैं। गोल्जी एपरेटस में आके उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो ये इनका जो फंक्शन है मैं ज़्यादा डिटेल में आगे बताती हूँ जहाँ उन्होंने बताया है, मतलब फंक्शंस भी मैं साथ साथ में कवर करती जा रही हूँ। ओके हमारे पास जो है आप देखें सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस में क्या है, इसमें आपको बताया हुआ है कि ये एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा बनाता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं बनाता। उसमें हमारे पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, वो हाइलुरोनिक एसिड है और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है। ये हमारे पास यहाँ बता दिया और यहाँ पर हमें इनके फंक्शन बताए हैं हाइलुरोनिक एसिड के और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के ये प्रोटीओग्लाइकेन सिक्रेटेड इन द म्यूकस में होते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रेशन में होते हैं, ग्राउंड सबस्टेंस जो होते हैं आउटसाइड द सेल्स उनमें होते हैं हमारे पास। नंबर तीसरा हमारे पास जो है हमारे ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बोन और जो कार्टिलेजेस हैं उनके अंदर हमें मिलते हैं। और नंबर तीसरा हमारे पास सेल की प्रोलिफरेशन में या माइग्रेशन में भी ये हमारे काम आते हैं। फिर नंबर दूसरा हमारे पास बताया है प्रोसेसिंग, मैंने फर्दर आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से वेसिकल्स आते हैं कहाँ पे, गोल्जी एपरेटस में, फॉर मोर मतलब और ज़्यादा मॉडिफाई होने के लिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्या कि पहले यहाँ पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बन गया, तो यहाँ पर अब हमें बता रहे हैं कि जो प्रोटीन आया उसको जो है गोल्जी एपरेटस जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट। और सम जो है नंबर दूसरा उनका फंक्शन क्या है कि जो हमारे पास वेसिकल्स आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से उनको मोर जो है कंसनट्रेटेड पैकेट्स में जो है वो कॉम्पैक्ट करके कंसनट्रेटेड पैकेट्स में उनको कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास गोल्जी एपरेटस का दूसरा फंक्शन हो गया। नंबर तीसरा यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी लाइसोसोम वेसिकल्स और लाइसोसोम। हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पे प्रोटीन या कोई एंजाइम बना, ठीक है, यहाँ पर ये इस एरिया में यही समझाया हुआ है, प्रोटीन एंजाइम कोई बना है वो यहाँ पर आया, हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने क्या किया उसके ऊपर लेयर बना दी, मतलब उसको वेसिकल बना दिया। ये देखिए ये जो है वेसिकल्स, ये वेसिकल्स बन के ये कहाँ गए, गोल्जी एपरेटस में चले गए। गोल्जी एपरेटस में जाके डिफ्यूज़ हुए। इन गोल्जी एपरेटस ने आगे उनको मोर मॉडिफाई किया, किसी को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, किसी को कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आया। और फिर जैसे लाइसोसोम इसके अंदर बन काफ़ी सारे सिक्रेटरी वेसिकल्स कहाँ बनते हैं हमारे पास, गोल्जी एपरेटस में। तो हमारे पास सिक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ से आ गए और देन जो है वो सेल्स से डिफ्यूज़ आउट हो गए। तो हमारे पास यहाँ जो है सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड लाइसोसोम, यहाँ पर यही सारा कुछ बताया हुआ है। फिर हमारे पास इसका एक और जो फंक्शन है वो हमारे पास इसका फंक्शन है रिप्लेनिशिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए अपने वेसिकल्स सेंड करता है ताकि उनके सेल मेम्ब्रेन में अगर कोई मसला आ रहा है, काम कर करके बेचारी बूढ़ी हो रही हैं, तो उनको एज अ करीम के तौर पर ये वेसिकल भेजता है ताकि उनकी जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ठीक रहे और वो मेंटेन रहे। नंबर दूसरा ये हो गया हमारे पास। और अदर इनकी जो मैं अगर समरी बता दूं आपको कि इनकी फंक्शंस की, तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखी हुई है, गोल्जी बॉडीज कार्बोहाइड्रेट ऐड टू द सिक्रेशंस। जैसे हमारे पास वहाँ अगर वो आए हैं प्रोटीन तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर दिए, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। फिर हमारे पास जो है प्रोड्यूस सम कार्बोहाइड्रेट्स, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बना रहा है, हमारे पास एक वो बना रहा है हाइलुरोनिक एसिड बना रहा है और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट बना रहा है। फिर रेप्लेनिश मेम्ब्रेन ऑफ ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर की जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में जो ईआर के वेसिकल्स आते हैं हमारे पास, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में उनको बनाता है, लाइसोसोम्स बनाता है और अदर सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाता है। मोस्टली जो है हमारे पास गोल्जी एपरेटस कहाँ ज़्यादा होते हैं, सिक्रेटरी ऑर्गन्स में, लाइक पेनक्रियाज है वो बहुत ज़्यादा सिक्रेटरी ऑर्गन है, उसमें हमारे पास ज़्यादा हमें गोल्जी एपरेटस मिलेंगे। तो ये हमारा गोल्जी एपरेटस भी कंप्लीट हो गया जनाब। तो अब हम लाइसोसोम्स पे आ जाते हैं। तो लाइसोसोम्स तो हमें सबसे पहले पता है कि कहाँ से आ रहा है, गोल्जी बॉडी से सीक्रेट होकर आ रहा है साइटोप्लाज्म में, सेल में आ गया कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है कि ये जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर
डाइजेशन करवाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करवाता है। ठीक है, ये सबसे पहले ये किसकी डाइजेशन करवाता है? डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर की। जो भी डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया किसी भी वजह से हो गया उसको इंजेस्ट कर लेगा, खा लेगा। फिर हमारे पास फूड पार्टिकल जैसे जो सेल ने लिए हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सबको उसको भी खा लेगा। अनवांटेड मैटर आ गया लाइक बैक्टीरिया आ गए हैं, उनको भी खा लेगा। किसी को नहीं छोड़ता ये कोई चीज़, अगर हमारे घर में एक्स्ट्रा आ गई है ना तो हम सब कुछ खा भी जाएंगे। इसका ये वो काम है। इसके पास एक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मतलब तोड़ देता है चीज़ों को इंटू टू। अगर जैसे हमारे पास अगर प्रोटीन है उसको अमाइनो एसिड में कर देगा, अगर कार्बोहाइड्रेट्स उसको ग्लूकोज में कर देगा। तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लेकिन ये एंजाइम जो है वो शुगर है वो इनक्लोज है किसके साथ? मेम्ब्रेन के साथ। अगर ये एंजाइम ऐसे ही खुला छोड़ा तो ये किसी चीज़ को ना छोड़ता है, इसीलिए जो है एनक्लोज है किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के साथ। और जो है अभी हमारे इसके अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, स्प्लिट इन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस और स्मॉल डिफ्यूजिबल और डिस्कस। ठीक है, ये हमारे पास लाइसोसोम हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पैरोक्सीसोम में। पैरोक्सीसोम जो है वो लाइसोसोम्स की ही तरह होता है, लेकिन दो डिफरेंस इसमें होते हैं कि उसके अंदर कौन से एंजाइम थे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे। इसके अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं। वो गोल्गी अपरेटस से बन रहा था, ये उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बना है। ठीक है, ये हमारे पास दो डिफरेंस हो गए। नंबर दूसरा सेवरल, ये क्या इसका काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। डिटॉक्सिफिकेशन जैसे कि हमारा कोई इंसान अल्कोहल पीता है तो उसकी 50% जो है अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन तो यही करवा देता है बाय द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवा के हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज इसका कैटेलाइज करवा के ये हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन करवा देता है, पॉइजनस कम करवा देता है बॉडी में। इसका काम हमारे पास यही है। सो अब हमारा नेक्स्ट है सेक्रेटरी वेसिकल्स। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्रेटरी वेसिकल्स। एज यू नो कि गोल्गी बॉडी से काफ़ी सारे सेक्रेटरी वेसिकल्स निकल रहे थे। उनका अलग फंक्शन था कि उसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स पड़े हुए होते हैं, जहाँ उनको ज़रूरत होती है वहाँ जाके एक्टिव होकर सेक्रेट होते हैं। जैसे कि बाइल डक्ट से निकला, ड्यूटीनम में प्रो एंजाइम जो है पहले हमारे पास जो है निकाला आउटलेयर्स ऑफ द पेनक्रेटिक डक्ट से आया ड्यूटीनम में, जहाँ वहाँ जाके एक्टिवेट हुआ, जैसे कि अब ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गए। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम तो पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको। अच्छा, अब इसकी जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है हर सेल में डिफरेंट, मतलब कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं थोड़े होते हैं। अगर कहीं ज़्यादा काम की ज़रूरत है, जैसे मसल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई होती है, सारी वहाँ पर ज़्यादा होंगे। और जहाँ कम काम कर, जैसे फैट सेल्स वगैरह है, वहाँ पर इनका माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम नहीं है, तो वहाँ पर ये बहुत कम होंगे। अब हमारे पास नंबर दूसरा है कि ये साइज़ और शेप में भी डिफरेंस होते हैं। कोई जो है ग्लोबुलर होता है, कोई ट्यूबुलर होता है। ये हमारे पास इनका डिफरेंस हो गया। फिर इनके स्ट्रक्चर पे हम आ जाते हैं कि डबल लेयर्स होते हैं। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, ये यहाँ पर आप देख लें अगर, तो आउटर लेयर बिल्कुल स्मूथ है। और जो इनर लेयर है उसने फोल्ड्स बनाए हुए हैं ऐसे ऐसे। ये जो फोल्ड्स हैं उसको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। और इनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एंजाइम्स पड़े होते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और द बॉडी यूज एटीपी बनाता है। और जहाँ बॉडी की नीड होती है वहाँ फिर इसके अंदर एक और सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके अंदर अपना डीएनए होता है, अपने आप को जो है वो सेल्फ रिप्लिकेट कर सकता है। लाइक अगर एनर्जी की ज़्यादा नीड है और माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ 1 2 3 है, तो ये क्या करेंगे कि अपने आप को सेल्फ रिप्लिकेट कर लेंगे कि हम यहाँ 3 जने जो है वो पूरे नहीं आ सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 खुद बना लेंगे कि हम यहाँ पर अपना काम अच्छे से निभाएं। ये हमारे पास हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमारे पास साइटोस्केलेटन का काम आ जाता है। साइटोस्केलेटन हमारे पास जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को। स्ट्रक्चर प्रोवाइड कैसे करता है कि उसके अंदर ट्यूबुलर फिलामेंट्स वगैरह होते हैं और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फिलामेंट्स और ट्यूबुलर। इसका हमारे पास जो फंक्शन क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाता है, सेल डिवीजन में हेल्प करवाता है क्योंकि इसके अंदर स्पिंडल शेप बन रहे होते हैं, और मूवमेंट ऑफ द सेल करवाता है, और सेल मूवमेंट जो ऑर्गेनेल्स की जो मूवमेंट्स है वो भी ये करवा रहा होता है। ये हमारे पास जो है साइटोस्केलेटन हो गया। फिर हम आ जाते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस हमारे पास जो है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। इसके अंदर डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन्स होते हैं। इसके पास सेल्फ रिफ्लेक्टिंग जो है वो इसके अंदर जो है वो माइटोसिस हो रही होती है। फिर ये डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, एक डीएनए से 2 हो जाते हैं। ये सारा जो हमारे पास जो इंटरफेस न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन के अंदर नहीं नजर आ रहा होता है। ये सारी चीज़ इसी में हमारे लोगों ने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है वही बताया हुआ है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात आ जाती है तो ये यही बताया हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाय लेयर होती है। 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर। जो इनर लेयर होती है वहाँ पर जो है वो पोर्स बने हुए होते हैं। उसके ऊपर पोर्स के साइडों पर जो है 2 प्रोटीन्स पड़ी हुई होती हैं जो कि उसके साइज़ को 9 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं रहने देती। ये हमारे पास जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। फिर न्यूक्लियाई और द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम्स हो गया। न्यूक्लियर हमारे पास न्यूक्लियाई क्या है? मोस्ट काइंड ऑफ हाईली स्ट्रेंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियाई उसको कह देते हैं। न्यूक्लियस ऑर्गेनल डिस्कस हियर डू नॉट हैव अ लिमिटेड मेम्ब्रेन। इसके पास नहीं होती है, एक्लिमेशन हो रही होती है किसकी? आरएनए की। और प्रोटीन टाइप्स फाउंड इन द राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होते हैं? क्या किसके बने होते हैं? प्रोटीन के और आरएनए के बने हुए होते हैं। ये राइबोसोम की जो फॉर्मेशन है वो शुरू कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है, और कंप्लीट आगे कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में आकर होती है। ये हमारे पास हो गया। और राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, यहाँ पर ये बता दिया हमारे पास। फिर हमारे पास कंपेरिजन ऑफ एनिमल सेल्स और विद पैरासेलुलर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ बता दिया। यहाँ पर ये बताया हुआ कि लाइफ आहिस्ता आहिस्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। पहले वायरस, बैक्टीरिया, न्यूक्लियोटाइड सेल, अनन्यूक्लियोटाइड जो है पहले बहुत से छोटी छोटी चीज़ें थी, बड़ी बड़ी होती रही। ये सारी ऐसा ही कुछ बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इन द लास्ट से जैसे बताया हुआ कि रिकेट्स बैक्टीरिया ऑर्गेनेल डेवलप पहले बताया रिप्रेजेंटिंग फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल। और पहले इसमें था कि सिर्फ हम बता देते अगर वायरस है तो उसके अंदर सिर्फ आरएनए या डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये हम इसके अंदर जो है वो। लेकिन साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि उनके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें और जो है हम लोगों ने ढूंढ ली हैं। ये हमारा जो है ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लें, यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या
हमारे इंस्टाग्राम पेज पे पूछ लें, डॉक्टर्स MBBS लेक्चर बाय डॉक्टर्स, लेकिन पूछ लें प्लीज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।